नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर आप नौकरी नहीं करते, अपना छोटा कारोबार चलाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑटो, टैक्सी या ई रिक्शा चलाते हैं या फिर स्विगी, जोमैटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों में डिलीवरी पार्टनर हैं, तो ये खबर आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अब सरकार करोड़ों असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ईपीएफओ की नई पीएफ स्कीम लाने की तैयारी में है। आखिर इस योजना में कौन पैसा जमा कर सकेगा, कितना जमा होगा, पैसा कब निकलेगा और आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के शो में सबसे पहले ईपीएफओ की नई पीएफ योजना को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आरबीआई ने बैंकों के लिए नया नियम जारी किया, इस मामले को भी डिकोड करेंगे और अंतिम में कैफे 3 नॉर्म्स पर करेंगे चर्चा। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। क्या आप सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को ही नहीं बल्कि दुकानदार, फ्रीलांसर, ऑटो टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी पार्टनर और करोड़ों असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अभी पीएफ का फायदा मिलेगा? क्या सरकार ऐसी नई ईपीएफओ स्कीम लाने जा रही है जिसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से पैसा जमा कर सकेंगे और रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे? इस नई योजना में पैसा निकालने के नियम क्या होंगे, कौन कौन इसका लाभ उठा सकेगा और आखिर सरकार का ये पूरा प्लान है क्या? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, ओवर टू यू। ईपीएफओ ईपीएस 95 के बाद ये नया क्या है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, चर्चाएं पहले से चल रही थी विशाल। इसकी सरकार ने बार बार बजट चाहे हो, चाहे उसके बाद जब सरकार 4 लेबर कोड लेकर आई, उसमें भी सरकार ने कहा कि साहब जो गिग वर्कर हैं और जो तमाम दूसरा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो वर्कर है, कामगार हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, इन सबको सरकार एक सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लेकर आना चाहती है। और अब उसकी कड़ी में सरकार उसको अमली जामा पहनाने के लिए दरअसल एक रूपरेखा तैयार कर रही है। इसका पहला जो असर है, पहली बात जो है विशाल, वो ये है कि अब संगठित और असंगठित क्षेत्र का जो के बीच का जो फर्क है, बेसिकली वो मोटे तौर पर फर्क यही था कि संगठित क्षेत्र के मजदूर वो हैं या कामगार और कर्मचारी वो हैं जिनका पीएफ कट रहा है, जो जिनका ईपीएस में एक अंशदान जाता है, और असंगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूर हो गए जिनका कोई सोशल सिक्योरिटी एम्बिट या कोई सोशल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अब दोनों लोगों को पेंशन मिलेगी? अब सब एक धारा में मिल जाएंगे। सरकार को एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा, एक नहीं बल्कि 2 बड़े फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि एक हमने याद कीजिए, एक हमने मनी सेंट्रल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि सरकार अब एक इंडेक्स लेकर आना चाहती है जिसमें सरकार जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में काम करने वाले मजदूर है, चाहे ढाबे वाला हो, चाहे सिलाई मशीन के जरिए दर्जी का काम करने वाला व्यक्ति हो, या अलग अलग रेहड़ी खोमचा चलाने वाला या ब्रिक का काम करने वाला कोई मजदूर हो, इन सबको सरकार इनका प्रोडक्शन, इनकी आइडेंटिटी, इस सबको सरकार एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहती है जी। पता तो चले एग्जैक्टली कि नंबर क्या है। अभी मोटे मोटे अनुमान है विशाल कि लगभग 57-58 करोड़ का जो देश का वर्कफोर्स है, लेबर वर्कफोर्स है, उसका तकरीबन 80% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का या अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के कम लोग सर फॉर्मल सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं ना। तो 46 से 48 करोड़ लोग माने जाते हैं, जिसमें हालांकि एग्री सेक्टर भी शामिल है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दीजिए, जहां 55 से 65% माना जाता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हैं, बाकी सारा ऑर्गेनाइज्ड में है। इसके अलावा आप किसी सेक्टर को उठा लीजिए, सारे सेक्टर्स में जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उसमें 80, 85, 90% की हिस्सेदारी ऐसे असंगठित क्षेत्र की है। तो सरकार को पहला फ़ायदा ये होगा कि सरकार के पास एक डेटा आएगा, मोटे तौर पर एक डेटा इस बात का आएगा कि साहब जितने लोग पीएफ जमा कर रहे हैं उतने लोग आपके असंगठित क्षेत्र में जमा हैं या काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सरकार को एक बड़ा कॉर्पस मिलेगा। जब सरकार इस स्कीम को पहले ही खोल देना चाहिए था, जब सरकार इस स्कीम को सबके लिए खोल देगी, सरकार को क्या करना है? सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो 8-8.25% या जो भी ब्याज दर तय करती है सरकार, वो आपको हर साल इन खातेदारकों के खातों में डिपॉजिट करना है जी। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? सरकार को एक लंबे वक्त की जो कैपिटल चाहिए, जिसके लिए सरकार को हो सकता है इससे ज़्यादा पैसे पर उधारी लेनी पड़े, वो सरकार को लॉन्ग टर्म का कैपिटल और जो रिकरिंग कैपिटल है, बेसिकली हर महीने, हर छमाही आपको एक बड़ा पैसा सरकार के खाते में या पीएफआरडीए के खाते में यहाँ पर
ईपीएफओ के पास पहुंचेगा विशाल। चलिए, तो दो बड़े फायदे सरकार को यहाँ पर जी हो रहे सर, किन लोगों को मिलेगा फ़ायदा ये भी जान लेते हैं। देखिए, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट में जो काम करते हैं, फ्रीलांसर, छोटे दुकानदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू कामगार, स्वरोजगार करने वाले लोग और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिलेगा। सर, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जब हम लोग लेबर कोड वाले मामले में जब इस खबर को समझते थे तो उस समय एक डेटा आता था कि बड़े लोग जो हैं, अब लोग जो है गिग वर्कर्स वाला जो है उस कैटेगरी में आ गए हैं, वो वाला काम कर रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर, फूड एग्रीगेटर का हो या सामान पहुंचाने का काम। क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि जिस तरह से इनकी तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है, इसलिए भी ईपीएफओ एक ऐसी योजना ला रही है कि भाई अच्छे खासे लोग इस सेक्टर में हैं, काम कर रहे हैं, तो इनको भी जो है सोशल सिक्योरिटी नेट में डालना चाहिए? हाँ, एक तो देखिए पर्पज़ ये है, लेकिन एक सवाल भी पैदा होता है विशाल इसके साथ। गिग वर्कर्स को लेकर सरकार के बीच में और जो गिग वर्कर्स के जो एग्रीगेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए गिग वर्कर्स को काम मिलता है, पर्टिकुलरली डिलीवरी बॉयज़ और आपके जो ड्राइवर्स हैं, मोटे तौर पर इनको मान लीजिए, इनको लेकर एक समस्या इस बात की थी कि सरकार ये चाहती थी कि आप जो प्लेटफॉर्म है, जो एम्प्लॉयर है, वो इनके लिए पीएफ को जमा करे, वो इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे। एक बात इस तरह की थी। लेकिन अब जब सरकार जो ईपीएफओ के जो ये नई स्कीम लेकर आना चाहती, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक वॉलंटरी स्कीम है, स्वैच्छिक स्कीम है। इसके तहत अगर मैं मान लीजिए एक गिग वर्कर हूँ तो ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना पैसा और कैसे जमा करना चाहता हूँ। पीरियडिक इसका जो अंतराल है वो क्या होगा, मान लीजिए मैं वीकली जमा कराना चाहता हूँ, मंथली जमा कराना चाहता हूँ, या क्वार्टरली या एनुअली जी, तो ये मेरे ऊपर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक तरह से जो जिसमें माना ये जा रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर का जो गिग वर्कर इन जो एग्रीगेटर्स हैं इनके साथ काम कर रहा है, इनको लेकर जो उत्तरदायित्व इन प्लेटफॉर्म्स का होना चाहिए, जो बड़े पैमाने पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं, बड़े पैमाने पर रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हैं, कैश बर्न भी कर रहे हैं। आप हर साल हजारों करोड़ रुपए कैश बर्न तो कर रहे हैं कस्टमर्स को डिस्काउंट देने या मार्केटिंग पर, लेकिन आप उसका एक हिस्सा भी खर्च नहीं करना चाहते इन जिन लोगों को आपने नौकरी पे रखा है, जिन्हें आप डिलीवरी पार्टनर बोलते हैं, ड्राइवर पार्टनर, बिजनेस के बैकबोन है, जो आपके बिजनेस के बैकबोन है, जो बारिश में, तूफान में और धूप में एंड टू एंड या लास्ट माइलस्टोन तक डिलीवरी कर रहे हैं, उनको आप अपने पैसे के जरिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं देना चाहते। तो क्या यहाँ से इन प्लेटफॉर्म का उत्तरदायित्व तो खत्म हो जाएगा, आपके सिर पर डाल दिया जाएगा कि आप अपना पीएफ खुद जमा करें? नहीं सर, बीच में कई बार हड़तालों की भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे गिग वर्कर्स। कह रहे थे कि हमारे कामकाज का जो है घंटा तय नहीं है, जब मन आता है हायर एंड फायर वाली पॉलिसी है। तो इन सब भी तमाम मुद्दे हैं। वर्किंग कंडीशंस की तो बात है ही कि आप साहब कितना वीक ऑफ दे रहे हैं, कितने घंटे का काम है उनका, कितनी सैलरी मिल रही है। ये तो सबसे पॉइंट ये है सर, मेन पॉइंट ही 9 मिनट वाला, भाई मर रहे, जी रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। सरकार ने जो नए जो नियम सरकार ने या डायरेक्शन दिए सरकार ने, उसके बाद कंपनियों ने ये लिखना बंद कर दिया कि साहब हम आपको 3 मिनट या 5 मिनट में डिलीवरी देंगे, आपको क्विक डिलीवरी की बात कही जाती वहाँ, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी मौजूद है और वर्किंग कंडीशंस का मसला अलग से है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि देखिए, एक जो दुकानदार है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसकी अपनी दुकान है, अपना कारोबार है, वो उस दुकान का या अपने धंधे का खुद मालिक है, उसके लिए तो ये बात फीजिबल लगती है कि साहब आप स्वैच्छिक अपना जब मन करे आपको, तब आपने जितनी कमाई हुई उसमें से आपने देख लिया कि साहब मुझे 5% देना, 10%, और आपने उसको जमा करा दिया पीएफ में। या एक दिहाड़ी मजदूर है जो किसी जगह काम कर रहा है, उसने दिन भर पल्लेदारी करी और उसके बाद उसे लगा कि 10 रुपये मेरे बचते हैं, तो चलो 10 रुपये पीएफ में अंशदान कर दिया। लेकिन जो लोग बजाबते नौकरी कर रहे हैं, तकरीबन रेगुलर जॉब जैसी जॉब नौकरी है, उनका पीएफ की जिम्मेदारी दरअसल इन कंपनियों की होनी चाहिए। जी, चलिए, तो सर ने जैसा बता दिया कि नई योजना कैसे काम करेगी, वॉलंटरी टाइप का जो कंट्रीब्यूशन वाला मामला भी सर ने समझा दिया, लेकिन पैसे निकालने का नियम भी अलग होगा। कहा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ पैसा पहले भी निकाला जा सकेगा, ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है। रिटायरमेंट के समय एक मुश्त रकम या अन्य विकल्प भी आपको मिल सकते हैं, ऑप्शंस मिल सकता है। सरकार जो है अलग विड्रॉल मैकेनिज्म जो है वो भी तैयार कर रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा लैक्यूना है सर, जो वॉलंटरी वाली बात आपने जो संबोधन में कही, वहीं से मुझे लगता है कि एक लूप होल है। कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो पैसा नहीं देगी, तो ये मुझे बड़ा
तो जो है चिंता वाली बात लगी। पूरा योगदान जो है, पूरा जो कंट्रीब्यूशन व्यक्ति खुद करेगा, सरकार इसमें एक भी पैसा नहीं डालेगा। और जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उससे थोड़ा मुझे लग रहा था कि कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है सरकार जो है पेंशन के लिए 50% कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसा कुछ आगे जाकर इसमें थोड़ा लिबरलाइज होना चाहिए। देखिए, अब अभी जो अब इसमें समझने के ये जो दूसरा जो पॉइंट है इसको समझने की यहाँ ज़रूरत है विशाल। एक तो सरकार अभी जो आपका पीएफ कटता है उसमें 1.16% सरकार की तरफ से जमा कराया जाता है, जो आपके पेंशन के लिए जाता है। 8.8% हम लोग अपने 8.33% देता है आपका एम्प्लॉयर, जो 12% एम्प्लॉयर के हिस्से से जाता है, उसका 8.33% जाता है ईपीएस में, और बाकी का पैसा आपके पीएफ में गया। उसके बाद जो 8.33 है उसमें 1.66% जो आपकी बेसिक प्लस डीए का कंपोनेंट है उसका 1.16% माफ कीजिए, वो हिस्सा सरकार देती है पेंशन के लिए। यहाँ दरअसल जो पूरा का पूरा पीएफ का कॉर्पस इकट्ठा होगा ये आपके रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा होगा, जिसको आपको 60 साल की उम्र पर विड्रॉ कर सकते हैं। पेंशन की यहाँ कोई व्यवस्था की बात नहीं करी जा रही कि किस तरह से कोई गिग वर्कर या कोई जो दिहाड़ी मजदूर है या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर है उसकी पेंशन का किस तरह से इंतजाम किया जाएगा। तो ये एक मसला यहाँ पर भी नज़र आता है। बेहतर होता अगर, और इससे इसको एनकरेजमेंट भी मिलता, अगर सरकार इस बात को तय करती कि साहब आप जो पैसा जमा करा रहे हैं उसमें सरकार अपनी तरफ से एक सर्टेन पोर्शन या 1.16% ही मान लीजिए जी, कि आपने अगर मान लीजिए महीने का 1000 रुपये जमा किया तो सरकार की तरफ से उसका 116 रुपये सरकार की तरफ से उसमें जमा किया जाएगा। ये एक पोर्शन ऐसा इकट्ठा होता जो बाद में आपको 1000, 2000 या 5000 रुपये की पेंशन की तरफ ले जाता। ज़्यादा लोग अट्रैक्ट भी होते और सरकार जो डेटा चाहती है कि आखिर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, वहाँ सरकार को एक बड़ी मदद मिलती। और कहा जा रहा है सर कि विदेशी मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है। पीएफओ जो है इस योजना को बेहतर बनाने के लिए सिंगापुर जैसे देशों के मॉडल का भी जो है वो अब इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है विशाल, इस योजना का फिर को अगर आप देखेंगे तो फिर समझ में ये बात आती है कि किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए आप एक पीएफ भी कटाएं और एक एनपीएस भी लें, और एक अटल पेंशन योजना भी है सर। हाँ, एपीवाई या एक, यानी आपको एक पेंशन की स्कीम, अगर आप अपना चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको एक पेंशन मिले ठीक ठाक, तो आपको एक पेंशन स्कीम लेनी होगी और एक पीएफ में योगदान जमा करना होगा, जिसके जरिए तो आपको दो अलग स्कीमों में पार्टिसिपेट करना होगा। बेहतर ये होता कि एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम सरकार लेकर आती जहाँ जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं जी, उसको आपको जब विड्रॉ करते, जब एट द एंड ऑफ योर मैच्योरिटी के टाइम पर, तब वहाँ आपको एक मुश्त रकम मिलती और उसी के साथ आपकी एक पेंशन का इंतजाम भी शुरू हो जाता। तो ये जो दोहरा बर्डन है कि आप एनपीएस को भी ट्रैक कीजिए, आप ईपीएफओ को भी ट्रैक कीजिए, इस झंझट से लोग बच जाते हैं। ट्रैक करने की बात तो दूर की बात है सर, जो असंगठित क्षेत्रों के सेक्टर्स के लोगों की जो हम बात कर रहे हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं है, वो उतने जो है निपुण नहीं है, ये उतने डिजिटल savvy नहीं है कि भाई ये एनपीएस देखेंगे, चेक करेंगे एपीवाई में क्या सुविधा है, क्या बेनिफिट्स है, जो मानधन में क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, इतना तो उनको जानकारी भी नहीं है। बेसिकली मुद्दा ये भी है कि सर उन लोगों को जो है फाइनेंशियल लिटरेट करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है आपके लिए हैं, पेंशन के लिए ये करना होगा, वो करना होगा, रादर दैन एक अम्ब्रेला स्कीम का आप जो सुझाव दिया है वो बहुत बेहतर सुझाव है सर। उस पर अगर काम किया जाए तो तमाम लोगों के जो है बहुत बेहतर। सरकारों के साथ दिक्कत ये हो जाती है जब आप एक नई स्कीम को प्लान कर रहे हैं पॉलिसी के लेवल पर, तब आप उसको, और जब आपका टारगेट जो तबका है वो बिल्कुल आप समझिए कि असंगठित क्षेत्र का है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, जब आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो आपकी स्कीम इतनी सरल होनी चाहिए, इतनी आसान होनी चाहिए कि आप 4-5 पॉइंट में उस पूरी स्कीम को किसी भी व्यक्ति को समझा सकें जिसको बस अपना खाता चलाना आता है, उसको जो सर्विसेज अवेल करना। कईयों के पास सर फीचर फोन होंगे। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए, जब चूँकि अभी ये पूरी की पूरी जो संरचना अभी अपने गठन के उसमें है, दौर में है, यहाँ कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको इस तरह का बनाया जाए जो आसान हो समझने के लिए, और दूसरा जिसके साथ एक पेंशन का कंपोनेंट अनिवार्य तौर पर जुड़ा हो।
प्रवीण सर की बात है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करिए, उसको एकदम सुलझा कर रखिए कि ताकि आम लोग जो है उसको समझ पाए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए किसी ने करोड़ों का लोन लिया, उसे नहीं चुकाया और बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, लेकिन फिर वही प्रॉपर्टी किसी तरीके से उसी के परिवार के पास वापस पहुंचे। तो मान लीजिए ये तो खेल हो रहा है, लेकिन अब ये ऐसा खेल नहीं चलेगा। आरबीआई ने नया नियम जो है लागू कर दिया है, जिसके तहत जो है जब्त की गई जो है संपत्तियों को 7 साल के भीतर बेचना होगा और डिफॉल्टर या उसके रिश्तेदारों को बेचने पर सख्त रोक होगी। आखिर आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इससे बैंकों को क्या फ़ायदा होगा और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर कल ही हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स, तमाम तरह की चीज़ों को बात हम लोग कह रहे थे। आज देखिए जो जब्त करने वाली जो प्रॉपर्टी, जो उनके भी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप आए दिन अखबार पलटिए सर, एक पेज में मतलब 1/4 जो हिस्सा होता है उसमें यही लिखा होता है कि आज फला जगह पर जो ये फ्लैट्स हैं, ये लैंड है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये सब चीज़ें जो है बिक रही है, होने वाली है और आपको अगर खरीदना है तो ऑक्शन कीजिए, नीलामी लीजिए और प्रक्रिया में आइए। उससे जुड़ा हुआ मामला है क्या? हाँ, उससे जुड़ा हुआ एक तरह से समझ सकते हैं, बाकी तो अलग तरह का मसला है। और आरबीआई चूँकि बैंकों की नकेल कसने में पिछले कुछ वक्त से लगा हुआ, चाहे कोऑपरेटिव देख लीजिए, चाहे मेन स्ट्रीम के नेशनलाइज्ड बैंकों को देख लीजिए। रिजर्व बैंक लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अलग अलग तरह के ड्राफ्ट रेगुलेशंस के जरिए, गाइडलाइंस के जरिए कि बैंकों का काम जो उनका कोर बिजनेस है दरअसल उस पर आधारित हो। और अभी जो आरबीआई ने एक जो ड्राफ्ट लेकर आया था, बिल्कुल, जहाँ पर आपने तमाम चीज़ें बैंकों के सामने आउटलाइन जो है वो की थी कि साहब किस तरह से आप कोर बिजनेस पर, स्ट्रेटजी पर आप वर्क कीजिए, जो बैंकों के बोर्ड के लिए डायरेक्शन दिए थे, हमने बात भी की थी उस पर कि रोजमर्रा के कामकाज में मत फंसे रहिए, सील कहाँ लगाना है, मोहर कहाँ लगाना है, कहाँ साइन करना है। हाँ, ज़्यादा व्यापक स्ट्रैटेजी बनाइए, स्ट्रैटेजी पर गौर कीजिए, बैंकों का किस तरह से ओवरसाइट पर नज़र रखिए। उसी कड़ी का दरअसल ये स्टेप है जिसमें बैंकों से ये कहा गया कि साहब आपका काम बैंकिंग सर्विसेज देना है, ना कि आपका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है या प्रॉपर्टी के मालिक बनना है, रियल एस्टेट बिजनेस को चलाना है, या प्रॉपर्टी होल्ड करके रखना है। बिल्कुल सीधे तौर प्रॉपर्टी होल्ड करके रखने का मतलब यही हुआ कि आप प्रॉपर्टी डीलर एक तरह के हो गए और प्रॉपर्टी आप रियल एस्टेट डेवलपर या रियल एस्टेट के मालिक हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि आप अपना कोर बिजनेस समझिए, आपका काम है लेंडिंग, आपका काम है डिपॉजिट लेना, ये आपके जो कोर बिजनेस हैं इस पर आप फोकस कीजिए। जो रियल एस्टेट से जुड़ी चीज़ें हैं, आपके पास अगर कोई असेट ऐसी आती है जो डिफ़ॉल्ट होकर हुई है और जहां आप कब्जा लेते हैं सरफेसी एक्ट के जरिए, वहां पर आपको 7 साल के भीतर इस असेट को डिस्पोज करना होगा, इसको ऑक्शन करना होगा। आप लंबे वक्त तक यहाँ बैठे नहीं रह सकते। और 7 साल का भी पीरियड ये नहीं है कि साहब 7 साल का टाइम है, अब आराम से हम करेंगे, जितना जल्दी हो सके आपको करना है। 7 साल का मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपको दिया गया है। और सर इसमें जो वो एंगल है कि ऐसा ना हो कि जो जिसका आपने जब्त किया है उसी के किसी नाते रिश्तेदार को आप वापस ना दे दें, ये मामला क्या है? ये धांधली को रोकने की बात है कि आपने एक जमीन को या मान लीजिए किसी फ्लैट में कोई फ्लैट का ओनर डिफॉल्ट कर गया किसी बैंक के लोन पर। अब आपने अपना जो राइट्स हैं बैंकों ने वो उसको एग्जीक्यूट किया और उस फ्लैट पर कब्जा कर लिया। अब आप बैठे हैं और अब आप उसकी डिस्काउंटेड सेल करने की कोशिश में हैं। जो ओनर है उसके साथ आपने सांठगांठ की, लोअर प्राइस पर उसको ऑक्शन किया और पता चला आपने उसी ओनर को दोबारा बेच दिया, उसने महंगा असेट सस्ते दाम पर वापस हासिल कर लिया और उतने वक्त का उसने जितने वक्त में जो डिफ़ॉल्ट करने का पीरियड है उतने वक्त का आपने लोन का इंस्टॉलमेंट और ब्याज भी नहीं भरा और सस्ते दाम पर उसी असेट को आपने फिर से हासिल कर लिया। या आपने हासिल नहीं किया, चकमा देने के लिए अपने रिश्तेदार या किसी रिलेटेड पार्टी को, मान लीजिए मेरे आप दोस्त हैं, मैंने कहा कि इनके नाम कर दीजिए इस असेट को, तो कीमत थी 1 करोड़, 1 करोड़ आपने 60 लाख में कर दी। बैंक ने कहा साहब ये तो स्ट्रेस्ड असेट है, इसका कोई खरीदार नहीं है, 60 लाख में ये ले रहे हैं, इनको मैं दे देता हूं। तो आप रिलेटेड पार्टी या आप रिश्तेदारों को या आप ओनर को इसको फ्लैट को या जो भी प्रॉपर्टी है उसको वापस नहीं बेच सकते। एक बार अगर आपने उसको बैड लोन रिकवरी के जरिए अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ था सर कि बैंक ऐसा करते हैं, एनपीए होती है उसको कहते हैं कि राइट ऑफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया और सब कुछ जो है बैलेंस शीट फिर न्यू हो जाता है। नहीं, बैंकों के पास ये मसला होता है कि मान लीजिए 1 करोड़ का फ्लैट है, बैंक ने लोन दिया उस पर 40 लाख या 50 लाख का,
और अब कोई व्यक्ति डिफ़ॉल्ट कर गया, कीमत उस प्रॉपर्टी की 1 या सवा करोड़ हो गई, लेकिन बैंक का जो अमाउंट फंसा है वो 50 लाख ही फंसा है। तो पता चलता है कि बैंक कोशिश ये करता है कि 50 लाख में या उसके आसपास ये चीज़ निपट जाए। तो ये जो है इसको रोकने के लिए एक तरह से यहाँ पर ये है कि रिलेटेड पार्टीज़ को आप इसकी सेल नहीं कर सकते। चलिए सर, अगर इसमें एक और पॉइंट आ रहा है कि अगर बैंक खुद उस संपत्ति का इस्तेमाल करे तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि यदि बैंक उस ज़मीन या भवन का जो है बिल्डिंग का इस्तेमाल करे अपने ऑफिस के लिए, किसी अन्य काम करने के लिए, तो वो संपत्ति जो है स्पेशल नॉन फाइनेंशियल एसेट यानी SNFA नहीं मानी जाएगी, उसे बैंक अपनी फिक्स्ड एसेट के रूप में दर्ज करेगा। तो ये भी बात सामने आते हुए दिख रही है कि मान लीजिए अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बैंक को लग रहा है कि वहीं अपना एक और ब्रांच खोल दें, कोई ऑपरेशन के लिए कुछ चीज़ का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें हैं। सर, आप आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर कि लगातार जिस तरह से आपने कोऑपरेटिव बैंकों का उदाहरण दिया, प्राइवेट सेक्टर और तमाम तरह के जो सरकारी बैंकों पर अब इस तरह की बातें भी सामने आती हुई दिख रही है, तो बैंक अब जो बैंकर्स ऑफ द बैंक के नियम क्यों ला रहा है, क्यों इसके पीछे क्या कारण है, जब ऐसे समय में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जब कहा जा रहा है कि ऑल टाइम लो के आसपास जो है बैंक के NPAs हैं, बड़े दुरुस्त समय में हम लोग जो है दौर से गुजर रहे हैं। नहीं, बैंकों के NPAs जाहिर तौर पर लो लेवल पर हैं, बैंकों की असेट क्वालिटी बेहतर हुई है, लेकिन RBI दरअसल हाल के वक्त में जिस तरह के मामले सामने आए हैं उसने RBI को बैंकों के जो तमाम नियम कायदे कानून हैं उनको ओवरहॉल करने का एक मौका दिया है या उस पर नज़र डालने का एक वो दिया है। और 1 अक्टूबर 2026 से ये नियम लागू भी कर दिए जाएंगे RBI की तरफ से। तो RBI चाहता है कि बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे, ज़्यादा कोर कामकाज पर अपना फोकस रखे। जो नॉन कोर टाइप के जो बिजनेस हैं, ठीक है आपका काम है लेंडिंग, आपने उधार दिया और नहीं वसूली हुई तो उसको वसूल किया मान लीजिए, तो उस काम को आपको फटाफट निपटाने और उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कोर काम पे फोकस रखें। एक ये बात है। दूसरा, पूरा का पूरा चाहे बैंकों के बोर्ड हों, चाहे आपके NBFC हों या फिर आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हों, कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टरों के लिए भी हाल में नियम लाए थे कि आपको एक कूलिंग पीरियड सर्व करना होगा, उस पीरियड तक आप किसी पद पर बैंक के नहीं रह सकते। तो चाहे NBFC हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, RBI यहाँ एक कड़ी सख्ती अब बैंकों पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अंतिम सवाल सर, क्यों बैंकर्स ऑफ द बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री या निर्मला सीतारमण जी को कहना पड़ता है कि बैंकों का जो कोर धंधा है उस पर फोकस करिए? मिस सेलिंग को लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मिस सेलिंग को लेकर भी उनको डांटना फटकारना पड़ता है कि भाई आप खासा देखिए, अपने बैंकिंग ऑपरेशंस देखिए। यहाँ मामले में देखिए कहा जा रहा है कि आप फिर रियल एस्टेट जो है प्रॉपर्टी डीलर ना बनिए। ऐसी बातें क्यों कहनी पड़ रही है बार बार? हाल के वक्त बैंक क्या भटक गए क्या अपने काम काज को लेकर? हाल के वक्त में कई मामले आए हैं, चाहे आप HDFC बैंक का देख लीजिए, चाहे आप IDFC फर्स्ट बैंक का देख लीजिए, चाहे आप कई कोऑपरेटिव बैंकों के मामले देख लीजिए। RBI और सरकार दोनों को इस बात की फिक्र हुई है कि साहब जनता जो पैसा आपके यहाँ डिपॉजिट कर रही है, लोग जो पैसा आपके यहाँ दे रहे हैं, उनको उनके साथ किसी तरह की फर्जीवाड़ा ट्रस्ट का इश्यू ना हो, उनके साथ किसी तरह की धोखेधड़ी चली या आप मिस सेलिंग के कामकाज का को अंजाम न दें आम लोगों के साथ। और इसीलिए ये करा जा रहा है कि आप जो पूरे के पूरे रेगुलेशंस हैं उनको इतना टाइट किया जाए कि वहाँ पर इस तरह के काम की गुंजाइश ही न रहे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या 2027 के बाद कार खरीदने का पैटर्न पूरी तरह बदल जाएगा? क्या पेट्रोल डीजल कारों पर दबाव बढ़ेगा और क्या इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और CNG गाड़ियों की होगी बल्ले बल्ले? दरअसल देखिए, केंद्र सरकार ने कैफे 3 नॉर्म्स का ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया। अब कंपनियों को ऐसी कारें बनानी होंगी जो कम ईंधन में ज़्यादा चले और पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाए। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण घटेगा, ईंधन की बचत होगी और नई तकनीक यानी नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। आखिर क्या है ये नए नियम? किन वाहनों को यानी किन गाड़ियों पर जो है इस पर मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा? क्या 2027 के बाद महंगी हो जाएंगी कारें और आम ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? तमाम 2, 4, 5 सवाल हैं गाड़ियों से रिलेटेड। और जिस तरह से अभी पूरे देश में सर आप समझ ही रहे होंगे कि चाहे ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर हो, इथेनॉल मिक्सिंग को लेकर हो, नई EV पॉलिसी को लेकर हो, तमाम तरह की नई गाड़ियों को लेकर हो, तो बहुत सारे सवाल हैं सर। अब इसी बीच जो है कैफे 3 नॉर्म्स का जो है ड्राफ्ट भी आ गया, कैसे देखें इस खबर को? नहीं, सरकार ने तमाम जो, और हम लोगों ने कई दफ़ा इस बात पर इस मसले पर बात की है कि किस तरह से ऑटो पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री 2 धड़ों में बटी हुई नज़र आई जब से ड्राफ्ट कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर चर्चा पर चर्चा जारी है। एक बार ड्राफ्ट रेगुलेशंस को लेकर भी आया गया।
और उसमें छोटी कारें बनाम बड़ी कारें, ज़्यादा एमिशन करने वाली कारें, कम एमिशन करने वाली लंबाई चौड़ाई 4 mm, तमाम तरह के CO2 एमिशंस, तमाम तरह के डेटा थे। तो अब उसमें सरकार ने फाइनली अपना ड्राफ्ट उतार दिया है। इसको लेकर ये कहा गया है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो अपने फीडबैक, अपने सुझाव, अपनी राय इस पर दे सकते हैं। 6 अगस्त तक का टाइम तमाम स्टेक होल्डर्स को दिया गया है कि आप अपनी इस पर राय जो भी है वो इसमें जमा कराएं जी। अब तमाम जो नियम हैं 9 ग्राम CO2 आपका एमिशन से लेकर, एक चीज़ जो ज़्यादा विशाल नई इसमें है और पहली बार दिखाई दे रही है कैफे 3 नॉर्म्स में, वो ये है कि इसमें एक स्पेशल जो रिकॉग्निशन की बात की गई है वो एथेनॉल और आपके दूसरे जो बायोफ्यूल्स हैं, इन गाड़ियों का भी रिकॉग्निशन करने की बात इसमें इस ड्राफ्ट जो कैफे 3 नॉर्म्स हैं उसमें कही गई है। तो सरकार चाहती है कि जो एथेनॉल और दूसरे जो बायोफ्यूल्स हैं उन गाड़ियों को भी दरअसल इसमें इंक्लूड किया जाए। उसमें अगर कम आपका अगर उत्सर्जन है तो उसको कंपनी के ओवरऑल फ्लीट में उसको शामिल किया जाए। सर अभी ऑलरेडी इथेनॉल को लेकर इतना रायता फैला हुआ है, उसको भी कैफे 3 नॉर्म्स में लाना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? और हाल फिलहाल में सर कल की जो सबसे बड़ी खबर ये रही थी कि जो कंज्यूमर कोर्ट ने जो है एक ऑटो मेकर के खिलाफ में जो है उसके फैसला सुनाया था, कहा था कि मानहानि के लेकर भी बात सामने आई थी। नई गाड़ी खरीदने के लिए जो है कहा गया कि उतना पैसा दे दीजिए, 1 लाख का जो है इनको जो हैरेसमेंट हुआ वो दीजिए, तमाम तरह के जो कानूनी पचड़े हुए उसके लिए भी पैसा दीजिए। तो ऐसे मूड माहौल में इथेनॉल को लेकर ये कैफे 3 में लाना आप कैसे इसको तर्कसंगत नहीं, ये तो मुझे लगता है कि उचित है कैफे 3 नॉर्म्स में लाना, क्योंकि देखिए एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का एमिशन कम है बजाय दूसरी प्योर पेट्रोल या बाकी की गाड़ियों से। तो वो तो सरकार को लेकर आना था, सरकार लेकर आई, ठीक है। लेकिन दो एक चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि सरकार, देखिए साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, सरकार एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से अपने पैर पीछे नहीं खींचेगी और फ्यूचर भी इसी चीज़ का दिखाई देता है। अगर आपको जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर अगर आपको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, एक नितिन गडकरी साहब का बिल्कुल हाल का इंटरव्यू है जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को दिया। उसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको E20 ब्लेंडेड फ्यूल नहीं चाहिए, प्योर पेट्रोल चाहिए, आप उसके लिए एडमेंट हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि आपको इसके लिए ज़्यादा दाम देने होंगे। तो सरकार ने अपना मन साफ कर दिया है कि साहब ज़्यादा अगर आपको साफ पेट्रोल चाहिए तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने होंगे। तो सरकार इस चीज़ पर पीछे हटने वाली विशाल नहीं है फिलहाल। चलिए, तो ड्राफ्ट में क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं वो भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 28 से 32 तक कंपनियों के लिए जो है फ्यूल एफिशिएंसी के जो लक्ष्य होंगे, जो टारगेट्स होंगे, वो लगातार सख्त किए जाएंगे। बिल्कुल, यानी हर साल कारों को जो है पहले से ज़्यादा जो है वो माइलेज देना पड़ेगा। और जिस तरह से इथेनॉल वाला पेट्रोल, सर इसका नहीं, इसको आप एक दूसरे तरीके से समझिए। सरकार एक पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी कंपनियों को, ऑटो कंपनियों को देना चाहती है कि आपके पास एक टारगेट रहे, और जो ये कहा गया है कि 27-28 तक आपका 3.996 लीटर पर 100 आपका किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर अगर आप गाड़ी चलाएं तो 3.996 लीटर तेल ही खर्च होना चाहिए। इस तरह की एफिशिएंसी हो 27-28 तक। इसको आपको खींचकर लेके जाना है 31-32 तक, तब आपकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो, 3.327 लीटर पर 100 किलोमीटर। यानी जो 4 लीटर तकरीबन लग रहा है वो 3.3 लीटर ही तेल लगे 100 किलोमीटर चलने में। तो सरकार चाहती है कि आप एक बार क्या, हमने टारगेट दे दिया कि साहब 4 लीटर तेल में आप 100 किलोमीटर चलें, और यही आप इसको लेकर अपनी टेक्नोलॉजी को बनाए न रखें, इसको ग्रेजुअली आप और रिफाइन करें ताकि आपकी जो फ्लीट है उसका माइलेज और बेहतर हो। जी, इसके अलावा सर केवल एक कार ही नहीं कहा जा रहा है कि बल्कि कंपनी द्वारा जो बेची गई सभी गाड़ियों का जो है औसत चेक किया जाएगा। यानी ये जो चीज़ है, ये तो इसका जो कैफ़े नॉर्म्स हैं उसकी दरअसल जो अगर आप उसको परिभाषा या उसको खोल कर देखेंगे तो बात वही है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं। यानी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करता है, वो किसी एक व्हीकल की
फ्यूल एफिशिएंसी की बात नहीं करता। और इसके अलावा सर सरकार ने 5 साल की जो है योजना तैयार की है ताकि कंपनियां जो है पहले से योजना बना सकें, नई तकनीक में निवेश कर सकें, नए मॉडल्स जो है समय पर लॉन्च कर सकें। तो तमाम तरह से जैसा कि सर ने कहा कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक रोड मैप है और आम लोगों को भी ये समझ जाना चाहिए कि आगे जो है भविष्य में बेहतर इफिशिएंट कारें आएंगी। उसके लिए आपको जो है क्या, अब अगला सवाल मेरा आपसे यही है सर, क्या ज़्यादा रकम चुकाने के लिए तैयार हो जाएं 27 से 28 29 30 अगर आगे बढ़ें? ये मसला है कि जो कंज्यूमर हैं अल्टीमेटली उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा, चाहे आपको प्योर पेट्रोल लेना हो या ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार लेनी हो। दोनों ही स्थितियों में आपकी जेब पर बर्डन बढ़ने वाला है, क्योंकि कैफे 3 नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए कार कंपनियों पर बर्डन बढ़ने वाला है जी। और इसके अलावा सर कुछ इथेनॉल ब्लेंडेड पर भी आप कुछ अपनी राय टिप्पणी देंगे, जिस तरह से जो भी मूड माहौल देखने को मिला, क्योंकि कोर्ट के तरफ से जो बात कही गई सर, उसके बाद जो है ऑटो मेकर की तरफ से कहा गया कि हम जो है ये जो फैसला है इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। तो यानी ऊपरी अदालत में ये मामला जाएगा, तो क्या वहाँ ये तर्क देना सर कि नहीं इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूल ही जो आपने डलवाया है वही गंदा है, वही गलत फ्यूल आपने डाल दिया है, इथेनॉल ब्लेंडेड से कोई ऐसा मामला नहीं, इस पर क्या? नहीं, देखिए इसमें अब एक तर्क इसमें इस बात का आता है कि आखिर जो पेट्रोल पंप जो हैं, डीलरशिप्स हैं, उनको तेल सप्लाई कौन करता है? ओएमसीज के जरिए तेल सप्लाई किया जाता है, सरकारी तेल कंपनियां, उसके बाद 1-2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। तो आखिर उस तेल में मिलावट कर कौन रहा है? एक और बिहार का ही मामला आया था, उसमें भी ये कहा गया कि साहब आपने जो तेल डलवाया वो मिलावटी तेल था, एथेनॉल का इसमें कोई लेना देना नहीं तो है। हम जो तेल डलवाए हम अपने घर में पैदा करके डलवाए तो भाई। अब इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? कोई भी व्यक्ति जो 10 लाख 9 लाख की गाड़ी या 8 लाख की गाड़ी से चल रहा है, एवरेज कॉस्ट अगर आप गाड़ी को देख लोगे तो 6-7 लाख से कम की गाड़ी बैठती नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति जो 6 लाख 7 लाख की गाड़ी लेकर चल रहा है, क्या वो स्वयं ये करेगा कि अपनी गाड़ी में मिलावट करके वो ऑयल डालेगा और उसके बाद कहीं पे भी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, गाड़ी का पूरा इंजन सीज हो जाए, इस तरह की इंसिडेंट के लिए खुद तैयार रहेगा? रात बिरात गाड़ियों को लेकर ऐसा है सर कि हर व्यक्ति का बहुत मुंह होता है। अगर मिलावटी तेल का मसला है तो ये अब से पहले क्यों नहीं आए इस तरह की दिक्कतें? एग्जैक्टली। एक बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी चीज और सवाल ज़्यादा बड़ा ये है विशाल की ओएमसी जब ज़्यादातर ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा देश के फ्यूल जो रिटेल सेल्स है उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा सरकारी तेल कंपनियों के हिस्से जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी आपकी 2 एक ही कंपनियां, एक रिलायंस बीपी का पेट्रोल पंप है, दूसरा आपका नायरा का के पेट्रोल पंप दिखाई देते हैं। बाकी तो सही बात है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल तमाम यही लोग अब इनके पेट्रोल पंपों के ऑडिट, निरीक्षण, इनके पेट्रोल पंपों के सैंपल लेने का काम आखिर कौन करेगा? क्या आम आदमी काम करेगा ये कि साहब मुझे गाड़ी में तेल डलाना, पहले मैं पेट्रोल चेक कर लूँ कि इसमें पानी मिला हुआ है कि क्या मिला हुआ है? जैसे पनीर को चेक करने के लिए आयोडीन हम सीसी रखे रहते हैं, उसी तरह पेट्रोल को चेक करने के लिए कोई एक सीसी रखे तो ये जिम्मेदारी दरअसल सरकार की और ओएमसीज की बैठती है कि आप अपने फ्यूल जो स्टेशंस हैं उनको फिर आप सैनिटाइज करें, वहाँ ये देखें, छापे मारें, पता करें कि साहब ऐसे कितने पेट्रोल पंप हैं जो पेट्रोल में पानी मिला के बेच रहे हैं, और उन इंसिडेंट्स को भी देखना चाहिए जो अब के पहले आए, जहां मिलावटी पेट्रोल पंप के कारण गाड़ियां खराब हुई और उसकी समस्याएं रिपोर्ट की गई। तो मुझे लगता है कि मामला ज़्यादा पेचीदा है विशाल इस वक्त। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।